हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हमने रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 2011 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमारा लेक्चर नंबर आज 4 है, जहां पे हम लोग नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पीछे सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो रिलेटेड है नंबर थ्योरी से और सिंपल क्वेश्चन है, और उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आपका फील्ड थ्योरी से है, 2 क्वेश्चन आपके ग्रुप थ्योरी से है और 1 क्वेश्चन आपका रिंग थ्योरी से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विथ नो 2 डिजिट कॉमन, यानी कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ये इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी 2 डिजिट उसमें कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। सिंपल सी बात कह रहा है कि आपको क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। और कौन सा डिजिट यूज करने हैं उसमें कुछ नहीं बताया, तो हम क्या लेंगे, वो 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक इन सारे डिजिट का यूज करके मुझे क्या करना है, एक नंबर बनाना है जिसके पास 4 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, अब जब भी हम किसी डिजिट का नंबर बनाते हैं तो हमेशा याद रखना है यहां पे हम 0 नहीं लिख सकते। क्यों ऐसे? जैसे मुझे अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है और यहाँ पे मैं 0 लिख दूं और यहाँ पे 3, तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं बल्कि ये सिंगल डिजिट का नंबर है। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट प्लेस होगा वहां पे हम कभी भी, ये हमारा यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 और ये 1000, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते। तो मेरे पास ऑप्शन कितने होंगे, 0, 1, 2 से लेके ये 9 तक है, तो 0 तो नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं, 9। अब ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 को रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या प्लेस कर दी, मतलब इस प्लेस पे मैंने 1 वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास 3 प्लेस को इसको फिल करना, लेकिन इस प्लेस को फिल करने के लिए मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अब अगर मैं 1 को उठा के यहाँ पर रख दे रहा हूँ तो इसके लिए मेरे पास कितने चॉइसेस है, 1 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करना है, तो ये सिंपल इसके पास 9, और ऐसे ही अब यहाँ पे 0 रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे 20 ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट प्लेस पे खाली क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सेकेंड मिडल में हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 8 चॉइसेस और इसके पास 7 चॉइसेस, तो ये कितना हो गया, 9 9 जा 81, 8 7 जा 56, तो ये हमारा 81 इंटू 5 और 81 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4050 प्लस 6 और 48, यानी कि 6 3 1 5 4 5 3 6, तो 4 5 3 6। तो इतने चॉइसेस हैं कि हम एक 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं बिना किसी डिजिट को रिपीट किए। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के जो तरीके हैं वो कितने हैं, टोटल देयर आर 4 5 3 6 ways। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, एक सेट गिवन है, उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और वो सेट क्या है कि उसके अंदर वो सारे नंबर्स होंगे m 1 से लेके 1000 के बीच में जो m के साथ रिलेटिवली प्राइम है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइव ऑफ 1000 के साथ ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, जिसे हम लोग को प्राइम भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि फाइव ऑफ n, जिसे हम कहते हैं कि n के साथ वो सारे नंबर जो रिलेटिवली प्राइम है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, उसका आंसर होता है 5 ऑफ n। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है
कि जैसे हमें पता है कि हर एक नंबर को, नेचुरल नंबर को बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक n को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, वो भी यूनिक वे में। तो सपोज ये P1 इंटू अल्फा 1, P2 इंटू अल्फा 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, Pk इज इक्वल टू अल्फा 2। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 सेम हो सकता है, बट ये सारे प्राइम क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो फाई ऑफ n ये हमारे पास हो जाता है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, सॉल्व अप टू 1 माइनस 1 अपॉन Pk। तो ये हमारे पास फाई ऑफ n का फॉर्मूला हो गया। तो अब हमें पूछा क्या है, 1000 का। अब आपको 1000 के फैक्टर निकालने तो आते होंगे। जैसे 10 को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक 2 और एक 5 की। ऐसे 100 को बनाने के लिए हमें 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ऐसे अगर हमें 1000 बनाना है तो हमें 3 2 3, यानी कि अगर आपको एक 0 बनाना है ना तो आपको 2 और 5, अगर आपको और एक 0 यानी कि ये 100 बनाना है तो आपको 2 स्क्वायर और एक 5। ऐसे अगर आपको 3 0 चाहिए तो आपको 3 2 और 3 5 की जरूरत पड़ेगी। 2 इंटू 5, इसी फैक्टर से आपका 10 का मल्टीपल आ सकता है। तो ये एक 10 के मल्टीपल के लिए एक 2 5, फिर नेक्स्ट 10 के मल्टीपल के लिए एक और 2 5, और इसके 10 के मल्टीपल के लिए आपको एक और 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया फैक्टर P1 P2। तो देयरफॉर फाई ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। और भी फॉर्मूले हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो, उससे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1000 ये हो जाएगा हाफ 4/5, और इससे आप कैंसिल करोगे तो ये आपके सामने 200, फिर ये एक 0 100 यानी कि 400 आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसे आप हर एक का निकाल सकते हो। अगर आपका 10 दिया है तो इसके फाई ऑफ n 4 होते हैं। अगर 100 है तो इसका फाई ऑफ n होता है 40। ऐसे 1000 है तो इसका फाई ऑफ n आ जाएगा 400। अगर ये 10,000 दिया होता तो 40,000। अगर आपको दिया है कितना, 1 लाख दिया है तो कितने होंगे 40,000। ऐसे 10 लाख दिया है तो 4 लाख। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि टोटल 400 ऐसे नंबर हैं जो 1000 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, या फिर को प्राइम है। तो ये 400 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये वो नंबर है जो 1000 के, मतलब 400 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 1000 के बीच में जो 1000 के साथ क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसको छोड़ के, 1 और 1000 को छोड़ के। अब ये देखो यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, 2:100 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसके लिए देखो हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे एक तो आप सिंपल निकाल सकते हो, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो एक हम ये लिखते हैं, a इज अ कॉन्ग्रेंट मॉडुलो n। इसका मतलब क्या होता है, जब a माइनस बी, फिर ऐसे लिखो कि जब n डिवाइड करता है a माइनस बी को, जब n a माइनस बी को डिवाइड करता है तब हम कहते हैं कि a b के साथ कॉन्ग्रेंट मॉडुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b रिमाइंडर है, कि अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो n a को डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि ये जो b है वो हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसी का यूज करके हम क्या निकालते हैं, लास्ट डिजिट। आपको पता है किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो आंसर क्या होगा, अरे जब 10 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है उसी रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लास्ट डिजिट कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, 2:100 निकालना है इसका यूज करके। तो एक काम करते हैं, अब इसमें देखो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दो, तो जब भी हमको लास्ट डिजिट निकालना है ना, हमें एक साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे आप
किसी भी नंबर का पावर लेना स्टार्ट करो और तब तक पावर लो जब तक कि वही सेम नंबर आ रहा है। जैसे 2⁻1 कितना आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 2⁻4 कितना होता है 16। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट लेना। जब आप फिर से 2�5 लेते हो तो 2�5 कितना होता है 32 यानी कि 2। अब आपको इससे लेना देना नहीं, आपको सिर्फ क्या लेना देना लास्ट डिजिट से, और ये फिर से रिपीट होगा यानी कि फिर से वही आने जाएगा। तो इसे हम कहते हैं साइकिल। यानी कि जो 2 का अगर हम पावर लेना स्टार्ट करेंगे तो जो उसका लास्ट डिजिट आ रहा है वो कितने साइकिल के हैं 4 साइकिल के। यानी कि इसके बाद अगर मैं रिपीट करूंगा तो लास्ट डिजिट हमेशा यही होंगे 2 4 8 6। यानी आप 2 का कितना भी पावर ले लो। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसका लास्ट डिजिट चाहे जो भी हो, आप ए बी और सी को डायरेक्टली क्या कर दोगे इनकरेक्ट कर दोगे। डी आपको नहीं पता है, लेकिन 3 5 7 ये कभी भी 2 पावर का कभी भी लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। अब 2 के लिए आपको चेक करना होगा, हो सकता है राइट हो, अगर नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। बट आपको ये श्योरिटी है कि ए और ए बी सी ये ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते हैं 4 का साइकिल बना दिए और क्या करेंगे कितना भी पावर हमको दिया जाए उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे 2⁴k + r। अब इस r पे डिपेंड करता है कि हमारा इसका लास्ट डिजिट क्या आने वाला है। अब r की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे लास्ट डिजिट कितना होगा 2। अगर इस r की पावर 2 है तो हम कहेंगे लास्ट डिजिट 4। अगर r की वैल्यू 3 है तो हम कहेंगे लास्ट डिजिट 8। और अगर r की पावर 4 है तो हम इसे कहेंगे लास्ट डिजिट हमारा 6। हमें क्या करना है कितने ही बड़े नंबर को सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। जैसे 2⁻100 है, 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 अच्छा 4 का मतलब क्या होता है वो उससे डिवाइड हो जाएगा यानी कि रिमाइंडर 0। अब ये डिवाइड हो गया 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि 100 4 से डिवाइड हो रहा है तो देयरफॉर 2⁻100 का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे आपको किसी भी नंबर का पहले जिसका रिमाइंडर पूछा है आपको उसके लास्ट डिजिट का एक साइकिल बनाना है और उस पावर जो भी आपके पास सामने पावर दिया है उसको उस साइकिल के लेंथ से डिवाइड कर दो और उसके बेसिस पे आप चेक करोगे कि आपका लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सिंपल 6 आ गया। डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे एक्सटेंशन फील्ड से है। जब हम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं वहां पे हम क्या पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना। जैसे मान लो आपको 2 फील्ड दिया जाए एफ और के, तो आप निकालते हैं इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे हम कहते हैं V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। तो जब हम ये डायमेंशन फाइंड करते हैं ना कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, देन N इज अ डायमेंशन ऑफ V ओवर F। इस F के ऊपर जो डायमेंशन होता है N, इसे ठीक इसी तरीके से हम उसे क्या कहते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। जैसे मैं ये लिखता हूं C/R, ये एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है। तो अगर इसका जो डायमेंशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि C/R जो है इसका डायमेंशन कितना है 2, तो डायमेंशन C/R 2 है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। एक्चुअल में होता क्या है ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। अब जैसे अगर आपको सपोज ये निकालना है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है एफ ऑफ अल्फा का ओवर एफ, तो अब आपको क्या करना है एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है, एक मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ढूंढना है ओवर एफ। तो उस मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का अगर डिग्री सपोज n हो गया
तो हम क्या कहेंगे कि जो ये एफ ऑफ अल्फा ओवर एफ उसका डिग्री कितना हो जाएगा एन, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं। तो यही हमें फाइंड करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके फील्ड यहां से आने चाहिए, तो जो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा वो क्या हो जाएगा एन। अब जैसे देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, एक तो ये रिजल्ट याद रखना है और सेकेंड रिजल्ट ये याद रखो, जैसे एफ ऑफ अल्फा ओवर एफ, सपोज इसका डिग्री K1 है और एफ ऑफ अल्फा बीटा ओवर एफ ऑफ अल्फा इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन K2 है। और अगर आपको कोई पूछ ले कि जो एफ ऑफ अल्फा बीटा इसका एफ के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, तो आप सिंपल K1 K2 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एफ ओवर K या K ओवर सपोज P ले लो, ठीक है। अगर K ओवर P इसका डिग्री M है और इसका डिग्री N है, तो P ओवर F ओवर P कितना हो जाएगा N इंटू N। तो ये आपको ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालेंगे। अब किसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है हमको, Q रूट 2 3 रूट, ठीक है। अब देखो एक तो ये यूज हो रहा है, एक तो ये यूज हो रहा है, और ये भी एक रिजल्ट होता है कि एफ ऑफ अल्फा बीटा इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि Q ऑफ रूट 2 ओवर Q इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होता है वो होता है 2। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 ले लूं तो अल्फा स्क्वायर माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इरडिसिबल पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, Q से आ रहे हैं, और इसकी डिग्री कितनी है 2। तो देयरफॉर Q रूट 2 ओवर Q इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है Q ऑफ रूट 2 प्लस 3 रूट 2 ओवर Q रूट 2, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड करना है। तो फिर से हम वही लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 3 रूट 2। हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके कोएफिशिएंट कहां से होंगे, Q रूट 2 से होंगे, और वो इरडिसिबल मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 3 रूट 2। ये 2⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻⁴। अगर मैं अल्फा माइनस रूट 2 का क्यूब ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 2। अब ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है ये कहां से आ रहे हैं, Q रूट 2 से, ये भी रैशनल से है। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं एक P ऑफ अल्फा बना सकता हूं, अल्फा माइनस रूट 2 क्यूब माइनस 2, जो 3 डिग्री का इरडिसिबल पॉलिनोमियल है किसमें, Q रूट 2 में। तो देयरफॉर इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 3। अब इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर Q रूट 2 3 है, और Q रूट 2 का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर Q है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, अच्छा तो क्वेश्चन में हमसे इसके ऊपर ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो जाएगा 3। अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा होता कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड करना इसका ओवर Q, तो आप लोग आंसर क्या देते हैं 6। बट इसमें ही पूछ रहा है कि Q ऑफ रूट 2 प्लस 2⁻⁴ ओवर Q रूट 2, तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर सपोज इसी का Q के ऊपर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका इसके ऊपर फाइंड करते हैं और इसका इसके ऊपर, और डायरेक्टली क्या हो जाता दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 दैट इज 6, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है, Q ऑफ रूट 2 प्लस 2⁻⁴ या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर द फील्ड ऑफ Q रूट 2। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है और सेंटर ऑफ G सब ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप से रिलेटेड है। कह रहा है एक ग्रुप है
और जेड ऑफ जी उसका सेंटर ऑफ ग्रुप है। और उसके बाद एक डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन किया है इस तरीके से कि उसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट होंगे जो कहां से बिलोंग करेंगे, सेंटर ऑफ जी से, सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना होगा, आइडेंटिटी। इस तरीके से जेएन डिफाइन किया। और ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या नॉट नेसेसरीली अ सब ग्रुप, या फिर कि सब ग्रुप नहीं होगा, जरूरी नहीं कि ये हमेशा एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि हो सकता है सब ग्रुप फॉर्म करेगा बट नॉट नेसेसरीली अ नॉर्मल सब ग्रुप। थर्ड कह रहा है नॉर्मल सब ग्रुप। और फोर्थ कह रहा है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट सेंटर ऑफ जी क्रॉस n-1 टाइम्स। ये तो क्लियरली फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिक में इसका मतलब ये होता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करती है। बट यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे n टर्म्स है और यहाँ पे सिर्फ n-1 है, तो मतलब ये चेक करना है सिंपल कि वो सब ग्रुप है या नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो ग्रुप बन रहा है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं सब ग्रुप है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंडीशन ये होता है कि एक सब ग्रुप को हमें प्रूव करना होता है कि अब वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर ये सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऑटोमेटिक सब ग्रुप हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे क्या है, पहले तो आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ जी का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट सच दैट ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान लो आपको कोई ग्रुप दिया जाए, आप इसके अंदर उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन ले लो जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो सेंटर ऑफ जी के अंदर ग्रुप के वो सारे एलिमेंट जो हर एक के साथ कम्यूट करते हैं। जैसे मान लो अगर ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। क्यों ऐसा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप के अंदर ग्रुप के हर एक एलिमेंट कम्यूट करते हैं, तो पूरा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, तभी भी क्या आ जाता है, जी आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ जी। अब जे एन डिफाइन कर रहा है, जे एन को डिफाइन करने का तरीका ऐसा है कि इसके अंदर वो सारे पेयर होंगे सेंटर ऑफ जी के, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेंटर ऑफ जी को, और कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, सच दैट कि इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब मैं इनको अप्लाई करूं खुद पे तो ये क्या देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। अब सब ग्रुप करने का कंडीशन क्या होता है, अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं कि अगर मुझे इसको सब ग्रुप चेक करना है तो क्या करना होता है, इसके दो एलिमेंट लेंगे, तो ए बी इनवर्स से बिलोंग करना चाहिए जेड एन को। अगर हमें नॉर्मल सब ग्रुप बताना है कि जैसे मान लो अगर आप एक जी का एलिमेंट ले लो जेड एन से, ठीक है, और एक एलिमेंट आप ले लो, पहली बात तो ये कहां से उठा रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ जी से, और एक एलिमेंट उठा लो जी, आप उठा लो जी से, और एक एच उठा लो जेड एन से, तो जी इनवर्स एच जी ये फिर से किसको बिलोंग करना चाहिए, जेड एन से। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्रुप है कैसा हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर आपका ये जी एक ग्रुप है और आप इसके अंदर एक सब ग्रुप ले रहे हो जेड, ये मान लेते हैं सब ग्रुप है, और सब ग्रुप फॉर एग्जांपल ये कोई भी जी का एक सबसेट है, अगर इसे मुझे ये बताना है कि ये सब ग्रुप है तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट यहां से लेते हैं और ये बता देते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करे जेड एन को, तो ये क्या हो जाता है हमारा सब ग्रुप। बट जब हम नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं तो हम दो एलिमेंट उठाएंगे ग्रुप के, वो यहां भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, और फिर ये बता देते हैं कि जी इनवर्स एच जी, जहां एच कहां से बिलोंग कर रहा है, ये एच से, मान लो ये एच अगर सबसेट है जी का, या फिर सब ग्रुप लेके चलेंगे तो ये अगर सपोज एस के अंदर आ जाए कि एक एलिमेंट एच का और एक एलिमेंट ग्रुप का, अगर मैं उसको इस तरीके से अप्लाई करूं और वो फिर से एच के अंदर चले जाए तो हम ये इसे कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। और भी बहुत सारे वे हैं कि एच ए इज इक्वल टू ए एच बता दूं कि अगर उसके सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाए तो वो भी क्या होता है,
नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस मेथड का यूज करके प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। ठीक है, चेक करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है या सब ग्रुप। एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल सब ग्रुप चेक करते हैं, क्योंकि अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। देखो, एक एलिमेंट ले रहा हूं जी से और एक एलिमेंट ले रहा हूं H Zn से। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमको कि ये जो है अगर G इनवर्स HG बिलोंग कर गया Zn को तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब देखो G इनवर्स HG, अब G के जो एलिमेंट है ना वो कैसे होंगे, G1 G2 सॉल्व अप टू Gn के फॉर्म में, इनवर्स H1 H2 सॉल्व अप टू Hn और G1 सॉल्व अप टू Gn। अब ये कैसे अप्लाई हो जाएंगे, Gn इनवर्स सॉल्व अप टू G1 इनवर्स, H1 सॉल्व अप टू Hn और ये सारे एलिमेंट G1 सॉल्व अप टू Gn। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये जो Hn है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो Zn के जो डिफाइन किया था ये सारे एलिमेंट सेंटर ऑफ G से हैं। अगर ये सारे एलिमेंट सेंटर ऑफ G से हैं तो मैं इसको कम्यूट कर सकता हूं, और जब मैं कम्यूट करूंगा तो इस बात का ध्यान दूंगा कि इन सारे एलिमेंट को एक एक करके शिफ्ट करके यहां लेके आ जाता हूं। मान लो ये वाला पार्ट है जिसमें H1 से लेके Hn तक के नंबर है। ठीक है, और पहली बात तो हमें वो रूल चाहिए कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर होगा कब, Zn के अंदर कब, जब उनका आप जब प्रोडक्ट लोगे सच दैट कि ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। क्योंकि क्या कहा था कि इसके अंदर वही सारे एलिमेंट होंगे जिनका आप जब प्रोडक्ट लोगे तो वो आइडेंटिटी आ गया। तो अगर ये जो आंसर है इसका आंसर अगर आइडेंटिटी आ गया तो आंसर हम लोग क्या करेंगे कि वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या कह लिया, ये पूरा एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया, ये। अब अगर इनको अप्लाई करने पर अगर आंसर आइडेंटिटी आता है तो हम कहेंगे कि हमारा ये Zn के अंदर है। अब मैं इस एलिमेंट को शिफ्ट यहां कर दे रहा हूं और ये मेरा इस तरीके से आ गया, Gn इनवर्स से लेके G1 इनवर्स तक, और ये G1 से लेके Gn तक, H1 सॉल्व अप टू Hn। ठीक है, और ये सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेंटर ऑफ G से। अब अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी, फिर यहाँ पे G2 इनवर्स J2, इस तरीके से मैं एक एक करके ये पूरा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और ये कहां बिलोंग कर रहा है, Zn के अंदर, किसका प्रोडक्ट, आइडेंटिटी। मतलब आंसर कैसा आ गया, आइडेंटिटी। मतलब ये इसका आंसर आइडेंटिटी आ गया, यानी कि उनके सारे का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब G इनवर्स Hg कहां बिलोंग कर रहा है, Zn में। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो ऑटोमेटिक सब ग्रुप भी हो जाता है। तो हमारा वो ऑप्शन राइट होगा जिसमें ये कह रहा है कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप होगा, तो ऐसा नहीं, अगर नॉर्मल है तो सब ग्रुप हो जाएगा, बाकी हम चेक भी कर सकते हैं। सेकेंड कि सब ग्रुप हो बट जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, रॉन्ग। थर्ड कह रहा है नॉर्मल सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक तो नहीं होगा। अब देखो 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के पहले हम 20 कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हमेशा ये हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया होगा और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जैसे कि पी प्राइम नंबर दिया होगा, कभी कभी P इंटू क्यू के फॉर्म में दिया होगा, कभी P स्क्वायर P क्यूब। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्डर है जो आपको डायरेक्टली ग्रुप के बारे में बताते हैं। अब G एक ग्रुप दिया है 77 ऑर्डर का, तो ये कह रहा है कि आप इसके सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में क्या कह सकते हो। अभी हमने डेफिनेशन देखा सेंटर ऑफ ग्रुप का कि वो सारे एलिमेंट जो हर एक के साथ कम्यूट करते हैं। अगर ग्रुप मुझे अबेलियन मिल जाए या अगर ग्रुप मुझे साइक्लिक मिल जाए तब मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ग्रुप कैसा है, सेंटर ऑफ जी इक्वल हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, क्या वो Z1 यानी कि आइडेंटिटी होगा सिंपल ट्रिवियल, या फिर Z7 के इक्वल है, या फिर Z11 के इक्वल, या Z77 के इक्वल।
अब देखो एक रिजल्ट है, पहला तो आपको सेंटर ऑफ जी पता चल गया कि वो सारे एलिमेंट ग्रुप के, यहाँ पे ए लिख दो, जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक सेंटर ऑफ ग्रुप का डेफिनेशन हो गया। सेकेंड कि अगर मान लो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P इंटू क्यू के, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर P इंटू क्यू के फॉर्म में है, वेयर P इज लेस देन Q एंड P एंड Q आर प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि दो प्राइम के प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम है सच दैट P इज लेस देन Q और P एंड Q आर प्राइम। इसमें दो केस बनते हैं। अगर P Q को डिवाइड नहीं कर रहा है तो यहां पे यही रिजल्ट यूज करेंगे कि जो हमारा G है वो साइक्लिक हो जाएगा। और अभी मैंने कहा हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, और अगर ग्रुप अबेलियन हो गया तो G इज आइसोमॉर्फिक टू सेंटर ऑफ G। ठीक है, G किसके इक्वल बोल देते हैं, G किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर ऑफ G। तो अगर G का ऑर्डर 77 है तो सेंटर ऑफ G का भी ऑर्डर 77 हो जाएगा। तो अब हम इसका यूज करते हैं इन तीनों का। ग्रुप का ऑर्डर है 77, इसे मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 7, 7 इंटू 11 P और ये Q। 7 डजन डिवाइड 10, 10 क्या है 11 माइनस 1। अगर P Q माइनस 1 को नहीं डिवाइड कर रहा है तो G इज साइक्लिक, तो G आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसको। अच्छा ये भी एक रिजल्ट याद रखना है, हर एक साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Zn को। तो ठीक है, फोर्थ रिजल्ट लिख दो कि G आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z77 को, और Q की ग्रुप साइक्लिक है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर ऑफ G। तो जो सेंटर ऑफ G है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z77, क्योंकि हर साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Zn, यानी कि अगर एक ग्रुप n ऑर्डर का साइक्लिक है तो वो Zn के साथ हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, Z77 कि जो Z77 है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z77, मतलब सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू Z77। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम एंड करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है फील्ड के बारे में या फिर रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है कि आपको दिया है I1 बी आइडियल जनरेटेड बाय, यहां पे I1, अच्छा I1 इस पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, I2 इस पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, कहां पे Q ऑफ X के अंदर। आपको ये बताना है कि जो F1 और F2 है दोनों में से कौन सा फील्ड फॉर्म करेगा। अब इसके कुछ रिजल्ट है वो हम देखते हैं। फील्ड का मतलब आपको पता होगा कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग ले लो, अगर उसके हर एक एलिमेंट के पास, या फिर इंटीग्रल डोमेन जिसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे, यूनिट होंगे, और हर एक एलिमेंट में जीरो को हटा दो, यानी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ इनवर्स, या फिर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज ए यूनिट। यूनिट मतलब अगर कोई भी आप नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो, फील्ड का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, तो वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। यानी कि ग्रुप के पास ऐसा भी फील्ड, उस एफ के पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको अप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए उस फील्ड के अंदर, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो फील्ड होगा। बाकी एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में उसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो कुछ प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन और उसके बाद ये एक्स्ट्रा कंडीशन। अब ध्यान से सुनो, एक रिजल्ट होता है, जैसे अगर आपको कोई भी फील्ड बताना है और यहां पे आपको जैसे कि कोई भी P ऑफ X दिया है, F ऑफ X ले लो, ठीक है, और यहां पे कोई P ऑफ X दिया है, ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा किसी फील्ड को, कब, जब ये एक मैक्सिमल आइडियल हो। अगर मान लो ये किसी पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, यानी कि आइडियल जनरेटेड बाय पॉलिनोमियल P ऑफ X
इसे हम लोग मैक्सिमल कहेंगे कब, जब पी ऑफ एक्स क्या होगा, इज अ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही हमें यूज करना है। अगर पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है, उससे जनरेट होने वाला जो आइडियल मिलेगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा, और एफ ऑफ एक्स अपॉन मैक्सिमल आइडियल हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है किसी फील्ड का, तो इसी का हमें यूज करना है। ठीक है, और अगर ये सपोज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो उससे जनरेट होने वाला आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, तो देयरफॉर ये किसी फील्ड के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब अगर हम उन लोग उसे किसी दो फैक्टर्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज वो इरिड्यूसिबल होगा। जैसे पहला आइडियल जनरेट हो रहा है एक ऐसे पॉलिनोमियल से जो दिया है हमारे पास x⁴ प्लस 3x²+2। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू में इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर यानी कि इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो ये सिंपल से आपको देख के लग रहा है x⁴, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² + 2x²। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ध्यान दो, ये x⁴ है, यहां से मैं x² कॉमन ले सकता हूं। अरे यहां से अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो यहां पे एक x² + 1 बचेगा, और यहां से 2 कॉमन ले लूं तो x² + 1। अब यहां से x² + 1 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास x² + 2। अब देखो ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, q ऑफ x को, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, q ऑफ x को, यानी कि मैं इसे फैक्टर्स, इसके दो फैक्टर्स बना सक रहा हूं। ये दोनों फैक्टर्स जो कहां बिलोंग कर रहे हैं, q ऑफ x के अंदर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है बल्कि इरिड्यूसिबल है। क्यों, क्योंकि मैं इसके फैक्टर बना पा रहा हूं q ऑफ x के अंदर। तो देयरफॉर p ऑफ x इज नॉट अ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर जो हमारा पहला है f ऑफ x, यानी कि सॉरी I1, where I1 is the ideal generated by x⁴ प्लस 3x²+2। इससे जो आइडियल जनरेट होगा I1 नॉट अ मैक्सिमल, और अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो ये आइडियल, अरे ये जो हमारे पास ये फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, अब ऐसे सेकेंड दिया है p ऑफ x x³ + 1। अब ये भी आपको पता होगा ये इरिड्यूसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं इसका फैक्टर बना सकता हूं x+1 x² - x+1। अगर x³ - 1 होता तो x - 1 x² + x+1, ये दोनों ही कैसे हैं, इरिड्यूसिबल है। तो ये पूछा है और ये इरिड्यूसिबल है, अरे सॉरी रिड्यूसिबल है क्योंकि मैं इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये भी q ऑफ x के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी q ऑफ x के अंदर बिलोंग कर रहा है। दोनों कैसे हो गए, रिड्यूसिबल हो गई ये p ऑफ x। अगर रिड्यूसिबल है तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल नहीं होगा, और इससे जनरेट होने वाला अगर आइडियल मैक्सिमल नहीं है तो इसका मतलब जो f ऑफ x है, ये जो क्वोशिएंट रिंग हम जनरेट कर रहे हैं, ये क्या नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा किसी फील्ड के। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फील्ड। I2 जो आइडियल जनरेट हुआ है ये मैक्सिमल नहीं है, इसके लिए ये भी क्या नहीं होगा, तो नाइदर f नॉर f2 इज अ फील्ड, दोनों ही फील्ड नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके, नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे अप्लाइड के क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से हमारा जो प्योर पार्ट हो गया वो कंप्लीट हो गया, जहां पर हम लोग रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा और नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके क्वेश्चन, अप्लाइड के 2 लेक्चर होगा। एक में हम लोग COV इंटीग्रल इक्वेशन न्यूमेरिकल करेंगे, और एक लेक्चर में हम लोग LPP और PDE OD के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।